हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या देखा था? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। उसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। हम लोगों ने उसको समझ लिया था। फिर से एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझा के देता। सो वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, सो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपको पता है कि अगर प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। इफ यू ऐड सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द व्हाट सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एज वेल एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो हम लोगों ने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया। दिस इज फॉर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। Okay, and one curve for solution containing non-volatile solute. This is the vapor pressure temperature curve for solution containing non-volatile solute. So this is the what AB. AB is the curve for solid solvent. AB क्या है बच्चों? Is the temperature for solid solvent. This is the AB is the curve, vapor pressure temperature curve for solid solvent. Solid solvent. मतलब यहाँ पे हम लोग कितने कर्व ड्रॉ कर रहे हैं? 3 कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। एक AB is the vapor pressure temperature curve for solid solvent. B CD is the vapor pressure temperature curve for solvent, pure solvent, and EF is the vapor pressure temperature curve for solution containing non-volatile solute. The curve AB and CD intersect at the point B. The curve AB and CD intersect at the point B, and that curve is for CD is the curve for solvent. So that point will become what? Freezing point of pure solvent. So example T naught F. T naught F is the freezing point of pure solvent, and EF at point E, the EF and AB, EF curve and AB curve किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? E पॉइंट पे, जहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट B पे लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? यहाँ पे सेम आ रहा है, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो जहां पे लिक्विड सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम होता है, दैट इज व्हाट योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट। दैट्स लिक्विड सॉल्वेंट एंड अगेन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। दैट इज व्हाट योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या बन जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट freezing point of pure solvent it is more than freezing point of the solution containing non volatile solute. तो दोनों में का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखा हम लोगों ने। अब क्वेश्चन ऐसा है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम होता है, देखो उसके बारे में। जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग प्योर सॉल्वेंट, मतलब जहां यहां पे क्या रहेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, अब डेफिनेटली वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, जो अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा रहेगा। अट्रैक्शन क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। अब अट्रैक्शन जब ज्यादा रहेगा तब क्या होता है, जो उसका फेज चेंज के लिए टेम्परेचर लगेगा, मतलब ये कौन से स्टेट में? लिक्विड फेज में। जब उसका फ्रीजिंग करेंगे हम लोग तो उसका अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा रहेगा। जब अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, उनका अट्रैक्शन क्या रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? इजीली उसका क्या हो जाएगा? फेज चेंज हो जाएगा। दिस इज द सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा? सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है। अब जो अट्रैक्शन होता है इन दोनों के, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में,
क्या बताया मैंने, जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है और ये उसका फ्रीजिंग होने के बाद क्या बन रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स है ना वहाँ पे, क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स है, उसके कारण क्या होता है वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और उनका जब फेज चेंज होता है, सो दैट फेज चेंज विल कैरी आउट वेरी इजीली। वो क्या होता है, उसका जो फेज चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत इजीली कैरी आउट हो जाएगा। अब देखो सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्जन होता है, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन जब होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन होता है, वो क्या करता है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, मतलब क्या होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का, वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जाने की कोशिश करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण क्या होता है लिक्विड सॉल्वेंट का कन्वर्जन सॉलिड सॉल्वेंट में क्या होता है इजीली हो जाता है। दैट मींस द फेज चेंज इज कैरी आउट वेरी इजीली। यहाँ पे लिक्विड फेज है, यहाँ पे सॉलिड फेज है, इनका जो फेज चेंज होता है वो क्या होता है वेरी इजीली हो जाता है, ठीक है। सो जब प्रॉब्लम ऐसा होता है फेज चेंज, ओके लिसन, मतलब डेफिनेटली लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन कब होगा, जब कूल करेंगे, जब क्या करेंगे कूल करेंगे, सो ये इजीली कूल हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, दिक्कत ऐसा होता है कि जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल दिया, मान प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर इसमें डाल दिया तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था पहले, अब क्या हो गया, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स आ गया, मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और सेपरेशन बढ़ जाएगा। देखो ना सिंपल सी चीज है, जब उसमें प्योर सॉल्वेंट नहीं था तब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो दिस इज व्हाट योर प्योर सॉल्वेंट, अब उसमें सोलूट नहीं था, इसमें सोलूट है क्या, नहीं है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, उसके कारण क्या होगा, वो इजीली फेज चेंज चला जाएगा उसमें। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो जो पहले अट्रैक्शन था इन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल के होने के कारण, उन दोनों के बीच में होने के कारण क्या हो रहा है, उनका अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और सेपरेशन बढ़ रहा है। सिंपल चीज है, सेपरेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है। तो इसलिए उसको जो फेज ट्रांजिशन है, फेज ट्रांसफर है, फेज चेंज है, उसको होने के लिए उसका और क्या करना पड़ेगा, उसको और कम फ्रीज करना पड़ेगा, सॉरी और क्या करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब इन ऑर्डर टू अटेन द परफेक्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर टू अटेन द व्हाट, परफेक्ट ऑर्डर, इसको क्या करना है, परफेक्ट ऑर्डर अटेन करना है। ऑर्डर क्या होता है हम लोग देखेंगे, उसको एंट्रोपी बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर अटेन करने के लिए ये क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, और उसको फ्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सो दैट्स व्हाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब उसको पर्टिकुलर, क्योंकि इसको और कम करना है ना, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मतलब और कम करके उसको पर्टिकुलर ऑर्डर में लेके आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर और कम टेम्परेचर पे उसको लेके जाना पड़ेगा। दैट मींस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और सॉल्यूशन का क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा। सो सिंपल एक ही पॉइंट याद रखना है कि प्योर लिक्विड में क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है, इज लार्ज इनफ टू change the phase of the system, okay, this attractive force is very large enough to change the phase of the system from liquid to solid। but यहाँ पे क्या हो रहा है, attractive force कम हो रहा है और separation बढ़ रहा है, उसके कारण जो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए वहां पे वो हो रहा है क्या, वहां पे नहीं प्रेजेंट है क्या, नहीं, वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसके चलते उनको क्या करना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा, उसको और फ्रीज करना पड़ेगा, सो दैट इट विल व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड फेज चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर पॉइंट कि व्हाई प्योर लिक्विड हैव
हायर फ्रीजिंग पॉइंट देन व्हाट सॉल्यूशन, ओके, क्योंकि वहां पे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहते हैं, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कम होते हैं, उसके कारण उसको क्या करना पड़ेगा, और फ्रीज करना पड़ता है और कम टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है, सो दैट इट विल अटेन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा, ये वेरी इजीली इट विल अटेन अ वेरी इजीली अ पर्टिकुलर ऑर्डर, बट इसको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्डर सॉलिडिफिकेशन होने के लिए दिक्कत होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको और फ्रीज करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके। सो जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अब सिंपल सी चीज है, देखो आप लोग थोड़ा ग्राफिकली और फिर से इसकी ग्राफिकली लेता, सो दिस इज व्हाट सॉल्वेंट, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। अब मानो अगर यहाँ पे मैंने 10 पार्टिकल्स ऐड कर दिए, 10 पार्टिकल, मतलब डेफिनेटली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या बनेगा, सॉल्यूशन 1 बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्यूशन 1। सो दिस इज द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्यूशन 1। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग और पार्टिकल्स ऐड करेंगे, से एग्जांपल 100 पार्टिकल, तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, पहले तो वेपर प्रेशर कम हो गया था, अब जब 100 पार्टिकल्स ऐड कर दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, दैट इज फॉर सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 देखो, अगर हम लोगों ने और नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स को ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। देखो ये डिफरेंस को देखो और ये डिफरेंस को देखो, कौन ज्यादा है, फॉर सॉल्यूशन 2, ओके। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो ये डेल्टा TF1 और ये डेल्टा TF2, कौन डिफरेंस बढ़ा है, डेल्टा TF2, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। देखो दिस इज फॉर 10 पार्टिकल, दिस इज फॉर 100 पार्टिकल, ओके। पहले क्या किया था हम लोगों ने, 10 पार्टिकल्स ऐड किए थे, बाद में क्या किया, 100 पार्टिकल्स ऐड किए, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या हो गया था, और कम हो गया था, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ गया था। फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है बट डिप्रेशन बढ़ेगा, देखो ना, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्यूशन 1, दिस इज फॉर सॉल्यूशन 2। अब यहां पे हो रहा है, दिस इज सॉल्वेंट, यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहां पे फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए मतलब 10 पार्टिकल के लिए TF, और ये TF2, TF1, TF2, ये कितने पार्टिकल्स के लिए, ये 100 पार्टिकल्स के लिए। अब देखो ये एक डिफरेंस है और दूसरा ये वाला डिफरेंस है, कौन बड़ा है, फॉर सॉल्यूशन 2 के लिए बड़ा है कि सॉल्यूशन 1 के लिए बड़ा है, सॉल्यूशन 2 के लिए डिफरेंस क्या है, बड़ा है, कितने पार्टिकल्स के लिए, 100, और ऐड करेंगे तो और क्या हो जाएगा, ग्राफ जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है इधर निकल जाएगा, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, okay, that means as you add number of solid particles in the solution, as you add number of solid particles in the solution, the freezing point depression goes on increasing। मतलब number of solid particles हम लोग जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे freezing point depression भी क्या होगा, बढ़ेगा। that means freezing point depression is a colligative property। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके। दैट मींस डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जैसे हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ा रहे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दैट मींस दिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसे दिखा दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वही सेम डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बच्चों, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
molality of the solution. I want to replace this proportionality sign by the equality sign. So delta TF is equals to क्या हो जाएगा, KF into M. क्या हो जाएगा, KF into M. वहां पे क्या लिया था हमने, KB. डेल्टा TB की जगह हम लोग डेल्टा TF, KB की जगह KF और मोलालिटी, where KB is called फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट. वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, वो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट. ये क्या हो जाएगा, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट. और वो क्या था, इबिलोस्कोपिक. ये क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक. ये क्या हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक. ओके, सो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा टीएफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. I want to replace this proportionality sign by the equality sign. So delta TF is equals to क्या हो जाएगा, KF dot M, where delta TF क्या है बच्चों, is delta TF is freezing point depression, freezing point depression, freezing point depression. K M is what, molality of solution. M is molality of solution. Molality of solution. M is molality of solution. ठीक है. KF is proportionality constant. Proportionality constant. वही same concept है. Proportionality constant called freezing point depression constant. Freezing point depression constant, freezing point depression constant or molar depression constant, molar depression constant, molar depression constant or cryoscopic constant. और क्या बच्चों, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वो क्या था, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. ये क्या आ जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. क्या बच्चों, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. सो क्या बताया मैंने, एक्सपेरिमेंटल इट इज फाउंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. आई वांट टू रिप्लेस दैट प्रोपोर्शनल साइन बाय द इक्वालिटी साइन. क्या एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट कांस्टेंट इज KF, where delta TF is freezing point depression, M is molality of solution, KF is proportionality constant called freezing point depression constant or molar depression constant or cryoscopic constant. Now I can define this cryoscopic constant. How? By putting M equals to 1 molar. Put M equals to 1 molar in equation 1. So delta TF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KF और KF इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा TF. सो क्या डिफरेंशियल बनेगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन. बट वही है डिफरेंशियल, वही सेम चीज है. सो क्या होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन. Cryoscopic constant is the freezing point depression. Freezing point depression. Freezing point is the freezing point depression. F मतलब freezing, P मतलब point. Freezing point depression. Freezing point depression produced by 1 molar solution. क्या होता है, cryoscopic constant is the freezing point depression. Cryoscopic constant is the freezing point depression produced by 1 molar solution. Produced by what? 1 molar solution. Okay, that is the definition for cryoscopic constant. And what will be the unit for cryoscopic constant? क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा उसका, देखो KF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय M.
मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर केजी। सो इसका क्या हो जाएगा, केल्विन डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। सो केजी ऊपर निकल जाएगा, क्या बनेगा, केल्विन केजी पर मोल। सेम यूनिट है, केल्विन केजी पर मोल। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सो sometime ask for 1 mark. So what is cryoscopic constant? Cryoscopic constant is the freezing point depression produced by 1 molar solution, produced by 1 molar solution. Okay, so that is what your cryoscopic constant. Now we will discuss about the relationship between freezing point depression and molar mass of non volatile solute. सेम कॉन्सेप्ट है जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिया था, सेम वही हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ले रहे हैं। ओके, सो क्या हो रहा है हम लोग पता है एक्सपेरिमेंटली क्या लिखा, ओके व्हाट इज द, क्या लिख रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल solute. Okay, so relation between freezing point depression and molar mass of non-volatile solute. So that we will discuss. Okay, so क्या होता है एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को क्या मिलता है कि that freezing point depression is directly proportional to molarity of the solution. Freezing point depression is proportional to molarity of the solution. I want to replace this proportionality sign by the equality sign. So delta TF is equal to क्या हो जाएगा, KF dot M, KF into M. So आपको पता है delta TF freezing point depression, KF cryoscopic constant और freezing point depression constant और molar depression constant, और क्या होता है molar depression constant. So where M is, ये तो पता है, where M is molarity of solution and given by what, M equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, divided by mass of solvent in kg. What is the molarity? Molarity is equals to क्या हो जाएगा, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, divided by what, mass of solvent in kg, kg में चाहिए. Okay, now suppose we prepare a solution, containing W2 gram of solute, W2 gram of solute in W1 gram of solvent. So क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड करें, जब प्रीवियस जैसे ही है. सपोज वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ओके, देन N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2, where M2 is molar mass of non-volatile solute. Molar mass of non-volatile solute. So पता है आपको weight divided by molar weight क्या होता है, number of moles. So number of moles of solute क्या हो जाएगा, weight of solute divided by molar mass of solute. So equation number 2 implies क्या हो जाएगा, del M equals to
m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 क्या है, W2 डिवाइडेड बाय m2 इनटू W1। अब W1 किस में लिया है हम लोगों ने, W1 किस में लिया है, ग्राम में। तो मैंने बताया था अगर ग्राम में लिया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो m इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 इंटू W1। सो ये बन जाएगा मोल पर केजी में। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ मोलरिटी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m2 into W1. Okay, so that is the relationship between freezing point depression and molar mass of non-volatile solid. Just like the previous